नमस्कार, कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों पर, क्योंकि कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंता अभी बनी हुई है। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चिकित्सकों को भी डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा, ये कहना है। ऐसे में सरकार अब भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनिल, जो आपके सभी सवालों का घर बैठे जवाब देंगे। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले केसों में बहुत कमी देखने को मिली, लेकिन जो नया वेरिएंट है उसे किस तरह बचा जाए, घर पर रहकर आप किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं, खाने पीने में क्या चीज खाएं, किन चीजों से परहेज करें, और इसी के साथ बच्चों को तीसरी लहर से आखिर किस तरह बचाया जा सकता है, ये सभी सवाल जिनके जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े डॉक्टर। और आपके मन में भी यदि कोई संशय है, कोई सवाल है, तो आप सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं। और डॉक्टर अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की ओपीडी में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल, सबसे पहला मेरा सवाल कि जो थर्ड वेरिएंट आ रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ही खतरनाक है, और जो पहली और दूसरी लहर है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना इस वेरिएंट से बचा जा सकता है? जैसा कि आपने कहा, डेल्टा वेरिएंट जो है वो वास्तविक अगर देखा जाए तो पिछले जो कोविड के सिम्टम और पेशेंटों की जो स्थिति रही उससे ये थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। हमें इसके लिए प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मैं ये कहूँगा डबल मास्क का यूज करें ताकि हम इससे प्रिवेंटिव रह सकें। इसके अलावा डॉक्टर अनिल, किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। हाँ, बेसिकली क्या है, जो बच्चे रहते हैं उनमें इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती है और वो उनको ये भी नहीं पता कि भाई कोविड है क्या। छोटे बच्चों को तो वास्तव में नहीं पता कि ये होता क्या है। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को, बच्चों के माँ बाप को, कि बच्चे ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिनको सर्दी, बुखार, खांसी या जुकाम है। उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहनाएं छोटे बच्चों को, ताकि उनमें ये सिम्टम किसी भी हालत में डेवलप ना होने पाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है और बच्चों को बहुत स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए उनको प्रिवेंटिव रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। इसके अलावा डॉक्टर अनिल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो क्या चीजें हैं जिन्हें हम रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। काफी लोग ये सोचकर परेशान है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो, और इस तारतम्य में अगर देखें तो वो ऐसी चीजों का भी सेवन कर लेते हैं जिससे उनको आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, लाइट फूड जैसे हमारा लिक्विड डाइट ज्यादातर हम लें खाने में, और हल्का जो नॉर्मल पानी, मटके का पानी अगर यूज करें तो बेहतर होगा। फ्रिज का पानी कतई यूज ना करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मटके का पानी पिए, बर्तन का अपना जो पानी रहता है, तांबे के बर्तन का पानी भी पी सकते हैं, इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। लिक्विड डाइट ज्यादातर भोजन में ले, और ऐसा बाजार का खाने से थोड़ा सा भी बचें। और जो अपना फूड रहते हैं, जंक फूड, उनसे तो बहुत दूरी बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमें वहां से भी मिलता है। डॉक्टर अनिल, फिलहाल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यदि ठंडी जगह पर आप रहते हैं और अधिकतर आप एसी में बैठते हैं, तब आपको कोरोना संक्रमण और तेजी से पकड़ सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, आपने बहुत सही बात की है। बेसिकली क्या होता है, जब हम एसी रूम में बैठते हैं तो वो चारों ओर से क्लोज रहते हैं। हाँ, उसमें क्या है, जैसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आ जाता है, उस दौरान अगर उसने खांसना या छींकना हुआ तो वो वायरस उस एटमॉस्फेयर में घुल जाता है। तो जितने लोग वहाँ होंगे वो सब उससे इन्फेक्टेड होंगे। हमें वेंटिलेटेड रूम में बैठना चाहिए। एसी का प्रयोग बिल्कुल ना ही करें तो बेहतर होगा। हाँ, ओपन जो हमारे कमरे रहते हैं उनकी विंडोज वगैरह ओपन रखें और ओपन स्पेस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठें, तो शायद हम काफी हद तक इस
वायरस से कनेक्ट होने में, वायरस से इन्फेक्टेड होने में बच सकते हैं। डॉक्टर अनिल, जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को बुखार आता है और कुछ लोगों को नहीं आता। ऐसे में क्या वो सिम्टम्स हैं वैक्सीन लगाने के बाद जिससे हमें घबराने की जरूरत है, और क्या वो सिम्टम्स है जिसके बाद हमें डरने की जरूरत नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। काफी लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि वैक्सीन के बाद हमें बुखार आया नहीं और उनको बुखार आया। बेसिकली होता क्या है, कोई भी वैक्सीन अगर लगती है हमें, उसके दौरान अगर हमें 24 घंटे के अंदर हल्का फीवर या थोड़ा तेज फीवर भी आता है, तो इसका मतलब वो वैक्सीन प्रॉपर वर्क कर रही है। उस वैक्सीन का प्रभाव हमारे शरीर पे अच्छा हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज बन रही है, इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ये एक गुड साइन है। इससे घबराने की या परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। हाँ, अगर बुखार बहुत तेज आता है, सिंपल एक पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हैं अपन। और जिसको अगर वैक्सीन के बाद बुखार नहीं आता है तो भी चिंता का विषय नहीं है। बेसिकली क्या होता है, हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है और इम्यूनिटी के हिसाब से ही हमें हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो हो सकता है कुछ लोगों में इसका बुखार नहीं आता है, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाते हैं उस वायरस से। डॉक्टर अनिल, ये भी कई बार देखने को मिला और इससे बहुत से खबरें भी हमारे सामने आई, जब कोरोना मरीज में कई बार ये देखा गया कि उनके अंदर सिम्टम्स हैं लेकिन रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्हें कोरोना नहीं है, और कई मरीज ऐसे हैं जिनके अंदर सिम्टम्स तो नहीं है लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ऐसे में क्या किया जाए? जी, जब हमारे यहाँ कोविड चल रहा था उस समय काफी ऐसे पेशेंट थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी लेकिन उनके सिम्टम पॉजिटिव थे। बिल्कुल। और काफी पेशेंट ऐसे भी आए जिनके सिम्टम पॉजिटिव थे, रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और सिम्टम भी इनके नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम हुई थी हमें काफी। हमने उनके लिए अलग से एक वार्ड भी बनाया था, जिसे एक तरह से हम सस्पेक्टेड कोविड वार्ड बनाया था हमने। उसमें ऐसे मरीजों को रखा था ताकि उनको असुविधा ना हो, वो किसी डर या परेशानी में ना जिए कि हमारा इलाज नहीं हो रहा है या हमें कोविड है क्या नहीं है। उसके लिए हमने एक अलग सस्पेक्टेड कोविड वार्ड बनाया था और उसके डॉक्टर इंचार्ज को तो हमने ये बोला था कि आपके यहाँ कोई भी पेशेंट आता है, उसकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव है, उसके सिम्टम है, तो आप उसको एडमिट कीजिए और उसके प्रॉपर इलाज दीजिए कोविड। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, इसी के साथ हम घर पर रहकर किस तरह खुद को सुरक्षित रखें? खाने पीने में वो क्या चीज़ें हैं जिनका रोज़मर्रा हम इस्तेमाल करें, और क्या वो चीज़ें हैं जिनका हमें परहेज करना चाहिए? बेसिकली जंक फूड अगर प्रिवेंट करें तो मच बेटर, बहुत अच्छा रहेगा कि हम अपना जंक फूड से थोड़ा प्रिवेंटिव रहे। सेकेंडरी, हम घर का बना हुआ खाना लें, ज्यादा तेल मिर्च मसाला और ऑयली फूड ज्यादा ना लें, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी हमारी गट सब नहीं पचा पाती है। तो हमें लाइट फूड लेना चाहिए, दाल दलिया खिचड़ी ज्यादातर लेना चाहिए और मोस्टली नाइट में लाइट फूड लेना चाहिए, जैसे पतला दलिया या खिचड़ी ही ले। ऐसा कोई जैसे कह सकते हैं हम भारी भोजन हमें नहीं लेना है जिसमें तेल मिर्च मसाला कुछ ज्यादा रहे। वो ऐसी चीजों से हमें थोड़ा प्रिवेंटिव रहे। डॉक्टर अनिल, फिलहाल ब्लैक फंगस के भी बहुत से मामले देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद वाइट फंगस, येलो फंगस, इनकी क्या कुछ लक्षण है और किस तरह बचाव किया जा सकता है? बेसिकली क्या है, जो ब्लैक फंगस है वो म्यूकरमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं, उसमें ये फंगल इन्फेक्शन, ये नॉर्मल जो फंगल रहता है वही है, लेकिन बट ये जब पेशेंट को होता है और जो कोविड पेशेंट है उनको ज्यादा सस्पेक्टेड रहे इससे, तो उनमें हड्डियों में गलाव होने लगता है। हमारे ईएनटी डिपार्टमेंट के एचओडी ने काफी मेहनत की इस पर, काफी पेशेंट हम लोगों ने ट्रीट किए, काफी पेशेंटों का ऑपरेशन भी किया। टोटल 90 करीबन पेशेंट हमारे यहाँ इससे आए हैं, उसमें से 25 ऑपरेशन करीब हमने किए और अभी प्रेजेंट में 14 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हैं जो म्यूकरमाइकोसिस के हैं और उनको दवाइयों से बेहतर लाभ मिल रहा है। थोड़ा समय लगता है लेकिन वो अब पहले से बेहतर है। जी डॉक्टर अनिल, इसी के साथ कई बार ब्लैक फंगस के ये मामले आए कि मामले बिगड़ जाते हैं, मरीजों को शुरुआती दौर में पता नहीं चलता कि क्या लक्षण आए और जिसके बाद घबराने की जरूरत है। कई बार लोग मेडिकल से ही दवाई लेते हैं और उसी का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन केस बहुत ज्यादा तब तक बिगड़ चुका होता है। ऐसे में क्या लक्षण दिखे तब मरीज को सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इससे लोगों को काफी आसानी होगी और सुविधा भी मिलेगी कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। उनको क्या है, तो हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेशेंट
थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो बगल वाले मेडिकल से जाके बिल्कुल। कुछ दवाइयाँ परचेज करके ले लेता है। उससे ये तो पता नहीं रहता कि हमारा डिसीज क्या है, डायग्नोसिस क्या है, हमें किस बात का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस डोज में लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, उससे ये नहीं पता है। उससे ये पता है कि बस मेडिकल से दवा लेंगे तो काफी हद तक आराम मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा ना करें, ये गलत है। इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होती है, लेकिन आपकी बीमारी बढ़ और जाती है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो रिएक्ट करती हैं, उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और आपकी जो डिसीज है वो उसके लिए है ही नहीं, लेकिन आप उसे ले रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं, उससे हो सकता है आपको वो चीज स्प्रेड कर जाए। कहीं ना कहीं वो आपकी बीमारी को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। इसलिए आपको ऐसे गलती ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है, नजदीकी पीएचसी, जिला चिकित्सालय या सरकारी हॉस्पिटल या जेएच कहीं भी जाकर डॉक्टर से सलाह लें, उसको जांच कराएं, और जांच कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर सही ट्रीटमेंट लें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर अनिल, क्या डायबिटीज में हम कोरोना की दवाइयां ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, तो कोई दो राय नहीं है। बट हमें सबसे पहले अपना शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रखना होगा। जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है, हमें उसे कंट्रोल करना है, उसे मेंटेन करना है। देन उसके बाद हम सारी जो मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू कोविड प्रोटोकॉल वो हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखें कि कुछ दवाइयां हमें अगर रिएक्ट कर रही है तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया कि ये दवाई लेना है, आप वही खाते रहे। तो बीच बीच में डॉक्टर से सलाह लेते रहे, शुगर लेवल चेक करते रहे कि हमें कौन सी दवाई से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। उस चीज का ध्यान रखते हुए एक निश्चित किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप दवाई ले सकते हैं। कोविड में ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अनिल, इसी के साथ जैसे ही कोरोना के लक्षण दिखते हैं, रिपोर्ट आने के बाद लोग घर पर काढ़ा बनाते हैं और इन सब चीज़ों की चीज़ें ट्राई करते हैं। गर्मियाँ भी बहुत आ चुकी है, ऐसे में क्या काढ़ा लेना सही है या फिर गर्मी की वजह से शरीर में और ज़्यादा कुछ परेशानी हो सकती है? जी जी, आपने बहुत सही बात की है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसी कोई भी चीज जो ले रहे हैं वो बॉडी पे हमारे डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें विज्ञापन या हमारे पड़ोसी या नेबर या हमारे जो सलाहकार होते हैं वो हमें जो बोलते हैं आप ऐसा ले लो, इससे ये हो जाएगा, या इससे हमें इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या इससे कोरोना नहीं होगा। इन चीजों को थोड़ा सब्साइड करें। अपनी विवेक और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके एक या तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अनुसार आपके शरीर को कौन सी चीज सही मायने में स्वास्थ्य लाभ दे सकती है, इस चीज का इससे ध्यान रखें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों ने बोला हमने काढ़ा लिया, हमें कोरोना नहीं हुआ, दूसरे ने लिया, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था, या उसको कोई भी प्रॉब्लम थी, उसने वो काढ़ा लिया, उसकी उसकी स्थिति और खराब हो गई, यहाँ तक कि उसकी जान पर भी बात आ जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई भी चीज ले जो हमारे शरीर को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, तो हमें बगैर किसी चिकित्सा सलाह के नहीं लेना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत घातक हो सकते हैं। हमारे आगे चल के पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों में सूजन आ सकती है, छाले हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी दवा उतनी इजीली वे में हम ले तो जरूर लेते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट हमें नहीं पता है। इसलिए हम थोड़ा सा चिकित्सा सलाह के अनुसार ही दवा लें तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अनिल आपने, क्योंकि कई बार ये तो हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर की बताई हुई दवाएं हम लेते हैं, लेकिन घर पर भी हम अपना उपचार जारी रखते हैं। और ऐसे में जो भी आप घर पर भी यदि उपचार कुछ ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर लें, और डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप घर पर यदि कोई भी उपचार ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और मौसम को देखते हुए आपको इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर अनिल, इसी के साथ जो हम बच्चों को नेबुलाइज करते हैं, क्या वो बिना दवाई के दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। एक्चुअल नेबुलाइजेशन एक भाप की प्रोसेस है जो हमारे लंग्स पर डायरेक्ट जाती है, और लंग्स में जब वो भाप पहुंचती है तो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स के जो एल्वेलाई होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो उस भाप से खुलते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और लंग्स की ऑक्सीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है। तो बच्चों को नेबुलाइजेशन कराने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम डिस्टिल वाटर अगर घर में नहीं है तो हम पानी उबालें, उबाल के उसको इस लेवल पे लें ताकि उससे स्टीम निकलने लगे। उससे हम नेबुलाइजर के जो कप होता है उसमें एक मिड लेवल पर लेकर और हम नेबुलाइज कर सकते हैं। गर्म गुनगुने पानी से भी अगर आप नेबुलाइज करते हैं तो वो उतना ही असरकारक होगा जितना हम वीडियोकॉर्ड या ड्यूरिन या और भी जो मेडिसिन होती है उससे करते हैं। डॉक्टर अनिल, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मीना जी, मीना जी अपना सवाल पूछिए। मेरा था सर कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के सिम्टम्स किस तरह अलग होते हैं नॉर्मल कोरोना वायरस
और डेल्टा प्लस में हम किस तरह पहचाने कि हम डेल्टा प्लस से संक्रमित हो? कुछ अलग सिम्टम्स होते होंगे इसके? जी बेसिकली क्या है, सबसे पहले नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सवाल किया ताकि कुछ लोगों को इसका जवाब मिले तो उनको समझ में आया कि हमें डेल्टा वायरस है क्या, क्योंकि घबराने वाली बात नहीं है कहीं से कहीं कि डेल्टा वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट ये है वो कोविड का ही एक रूप है, बदला हुआ रूप है जो म्यूटेंट होकर आया है और काफी देशों में ये केसेस देखे जा रहे हैं। रिसेंटली हमारे ग्वालियर में भी 10 केस ऐसे मिले हैं जिनको डेल्टा पॉजिटिव निकला है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये म्यूटेंट है, इसके सिम्टम लगभग उसी जैसे है, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि हम इसको पहचान बड़ी देर से पा रहे हैं। जैसे कोविड के सिम्टम थे उन्हें हम जल्दी समझ सकते थे, इसके सिम्टम समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मोस्टली इसका एक कॉमन सिम्टम है कि नाक से हल्का हल्का पानी सा निकलने लगता है, इसमें जुकाम की शुरुआत होती है और कोई सिम्टम अभी इसका नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लगा कि हल्का नाक से पानी आ रहा है, जुकाम सा लग रहा है। तो मुझे लगता है इस समय सबसे पहले अपन RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर कराएं और कराने के साथ ही खुद को क्वारंटाइन करें, घर के सदस्यों से थोड़ी दूरी बना के रखें, बच्चों से थोड़ी दूरी बना के रखें ताकि हम इसे स्प्रेड करने में कहीं ना कहीं रुक सकें। जी, उम्मीद है मीना जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो यदि आपके अंदर थोड़े भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप नज़दीकी दवाई लेकर न जाकर आप डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी चीज़ें हैं, जो परेशानी है, वो डॉक्टर से साझा करें। हमारे दर्शक राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजकुमार जी, सवाल पूछिए। ये डेल्टा वेरिएंट है क्या और इसके बचाव कैसे किया जाए, और अगर डेल्टा वेरिएंट से कोई प्रभावित है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी राजकुमार जी, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेसिकली जो डेल्टा वायरस है वो कोरोना वायरस का ही एक बदला हुआ रूप है, उसका म्यूटेंट है। वो कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस हमारे जो कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ है तो उसने अपने आप को भी कहीं ना कहीं डेवलप किया, अपने आप को भी कहीं ना कहीं उसने म्यूटेंट किया। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई सिम्टम आ रहा है, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा लग रहा है कि हमें स्टार्ट है, तो आप सबसे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपना चेकअप जरूर कराएं, अपना टेस्ट जरूर कराएं, RT-PCR या रैपिड एंटीजन जरूर कराएं। उससे वो चीज स्वतः ही सबसे पहले हमें पकड़ में आती है तो हम उसके इलाज करने में सक्षम हो पाएंगे और जल्दी से रिकवर कर पाएंगे। बात अगर सिम्टम की करें तो इसके ज्यादातर सिम्टम कॉमन ही है, बट कुछ सिम्टम ऐसे रहते हैं जिसमें हमें ऐसा भी देखने में आया है कुछ पेशेंटों में कि उनको हल्का सा जुकाम या नाक से पानी आना हो रहा है। जुकाम जो शुरुआत होता है वो नेजल सेप्टम या हमारे ये कहते हैं नाक के पिछले भाग में हल्का सा ड्राइनेस और ऊपर से उसमें से पानी से जो निकलता है नाक से, उससे भी ऐसा लग रहा है कि वो भी पॉजिटिव सिम्टम ही है इसका। तो हम अगर RT-PCR टेस्ट कराएंगे, स्वैब टेस्ट कराएंगे, तो हमें जल्दी ही मालूम पड़ जाएगा कि यह कोविड है या नहीं है, या जो म्यूटेंट है वो ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप टेस्ट को प्रेफर करें तो बेहतर होगा। जी, उम्मीद है राजकुमार जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो जो सावधानियां डॉक्टर ने बताई वो सावधानियां बरतें और इसी के साथ ही डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। डॉक्टर अनिल, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को, क्योंकि कई बार ये देखने को मिला है कि मरीज परेशान हो जाता है, थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम घबरा जाते हैं कि न जाने ये क्या है। ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए और खुद को किस तरह स्थिर रखा जाए? सबसे पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि भीड़ वाली जगहों पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, वहां से हम जितना हो सके बचें, उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि ये वायरस भीड़ में ही सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है। हम नहीं जानते ये किसको हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने आप को पीछे रखेंगे तो हो सकता है हमारा परिवार इससे काफी हद तक बचा रहेगा, हमारे से मिलने वाले लोग इससे बचे रहेंगे। तो हम सबसे पहले अपने आप को भीड़ से अलग करने की कोशिश करें। मास्क का प्रयोग जो हम पहले से कर रहे थे, अगर बेहतर होगा हम डबल मास्क का प्रयोग करें, जिससे अपने आप को, अपने परिवार को हम बचा सकें। अगर हम बचेंगे तो सब बचेंगे। ये अगर हम एक सोच लेकर चलते हैं तो हो सकता है हम सभी बच जाएंगे वायरस। बिल्कुल, तो पहले खुद की सावधानी बहुत जरूरी है, फिर आप दूसरों की सावधानी के बारे में सोचें। डॉक्टर अनिल, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।